कॉन्सेप्ट है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट मतलब इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कहीं कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कहीं कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये चीज थोड़ा अच्छे से याद रखना है। किस चीज को? कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जैसे इधर हम लिख चुके हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग बात क्या करने वाले हैं? क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिससे बोर्ड, मेंस, नीट, इवन की एडवांस में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, रिड्यूस सिलेबस हो चुका है अब, फिर भी ये चैप्टर जो है अपना सबसे ज्यादा मार्क्स का रहेगा। 9 मार्क्स बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इसको 9 मार्क्स का रखा गया है, बाकी स्टेट बोर्ड में 7 to 8 मार्क्स का रहता है, और उससे हर साल रहता ही रहता है। क्लियर? तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि ये जो अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, इसमें बेसिक चैप्टर मतलब बेसिक जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या है। तो बेसिक टॉपिक तो अपना एनसीईआरटी में इधर ही लिखा होता है कि इस चैप्टर का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो यहां पर बेसिकली होता क्या है, इस पूरे लेक्चर में हम लोग इंट्रो की ही बात करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, क्या इसको कैसे डील करना है, ये सब यहां डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा लेक्चर जो है इंट्रो बेस्ड होगा। इसमें हम लोग जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज होना चाहिए पढ़ने के लिए, कि कितने चीजों की जानकारी इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने से मतलब होना है। ठीक है, कि ये शुरू हो रहा है चैप्टर तो हमारे पास ये सारी चीजें है, तब समझ में आएगा ये चैप्टर। वैसे इस चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव्स है, पहला लिखा है ना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह का, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फिर बोल रहा है नर्स्ट इक्वेशन, मतलब क्या है ना, इस पार्ट को हम बेसिकली 3 तरह से लेते हैं। ठीक है, 3 तरह से क्या लेते हैं वो ध्यान देना है। पहला पार्ट हम कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस वाला पार्ट है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आएगा। इन सभी को हम लोग लेक्चर वाइज डील करेंगे, जिसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आते जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या आता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरा पार्ट है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस में क्या मिलेगा? इसको एनसीईआरटी में कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर है? और थर्ड पार्ट जो है अपना वो है गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल इसी गैल्वेनिक सेल को बहुत अच्छा से एकदम एलिब्रेट करके पढ़ा जाएगा। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में 2 चीज, एक तो अपना जो प्रॉपर सेल हो गया जिसको डेनियल सेल, और एक कॉमर्शियल बैटरीज। जितने भी कॉमर्शियल बैटरीज हैं वो सबको पढ़ना है। आई बात समझ में? तो इधर जो लिखा गया है अपना जो भी है एनसीईआरटी, ये प्रॉपर एनसीईआरटी, पहले तो ये चैप्टर 3 में था, अब ये चैप्टर 2 हो गया, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट हट चुका है। पहले हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर्स होता था, अब हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री में 3 ही चैप्टर है। फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड इलेक्ट्रो, और थर्ड केमिकल काइनेटिक्स, बस। और इसी 3 से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, और साथ ही साथ नीट का भी जो अब लेटेस्ट सिलेबस आ चुका है, सिर्फ यही 3 चैप्टर बचा। ठीक है, तो अब हम लोग इस चैप्टर पे शुरू करते हैं, किस तरह से पढ़ा जाए, है ना। तो टॉपिक लिखिएगा अब आप लोग, क्या लिखना है? इलेक्ट्रो, ELECTRO केमिस्ट्री। बहुत बड़ा ये स्पेलिंग ही हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब जैसे ही हम बोल रहे हैं कि ये अपना टॉपिक क्या है,
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। मींस क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्या हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो क्या कहा गया है कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, पहले हम समझा देते हैं फिर इसको आगे लिखेंगे कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इंटर कन्वर्जन है कि आपस में केमिकल से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल से केमिकल होता रहेगा थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन का यहां बहुत बड़ा रोल है। तो जब हम इसको लिखते हैं क्या हो रहा है इधर कि केमिकल एनर्जी ये चेंज हो जा रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर से किसमें चेंज हो जा रहा है, केमिकल एनर्जी में। ये दोनों प्रोसेस कैसे हो रहा है, तो हम बीच में लिखते हैं थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू होगा। क्लियर है, अब रिडॉक्स रिएक्शन तो हो रहा है केमिकल से इलेक्ट्रिकल जहां हो, है ना, जिस इक्विपमेंट में केमिकल एनर्जी लगाया गया और उससे इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, तो ये प्रोसेस आएगा। उस चीज को बैटरी, जितने भी हम बैटरीज यूज करते हैं वो सब में क्या हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, उससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। आई बात समझ में। इस तरह का जहां भी काम हो उस वाले सेल को हम गैल्वानिक सेल बोलेंगे। ठीक है, गैल्वानिक सेल, ये सी जो है इसके लिए, इसके दोनों के लिए कवर हो गया। ठीक है, और जहां इलेक्ट्रिकल से केमिकल में चेंज हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मतलब अपने वो हो नहीं रहा था, मतलब वहां पर रिडॉक्स खुद से नहीं होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स है, हमको कराना पड़ता है। इधर वाला जो पोर्शन देख रहे थे, इधर वाला मतलब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो चेंज हो रहा था वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स था, वो खुद हो रहा है, और जब वो अपने आप रिएक्शन हुआ तो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिला। लेकिन जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी का, तो हमको कुछ ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करना पड़ेगा, तब कुछ केमिकल रिएक्शन वही रिडॉक्स होगा। ये चीज जहां हो रहा है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइसिस ये एग्जाम्पल में है, मतलब जहां भी इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो यही है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। कि हम लोग जैसे पढ़े थे ना क्लास 9-10 में भी आया था कि NaCl है, एक कंटेनर में लिया इस तरह से, ध्यान देना, इस तरह से कंटेनर में ये हमारा NaCl लिक्विड मतलब मोल्टेन स्टेट में है, और हम इसमें क्या करते हैं, दो प्लेट दिए, इस दोनों को बैटरी से इस तरह से जोड़ दिया गया, और यहाँ क्या होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव, तो एनोड और कैथोड बन गया, इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हो जाएगा। इस वाले चीज को हम क्या बोल रहे हैं यहां पर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आ गई बात समझ में। तो क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यही पढ़ना है। ठीक है, इस चीज को पढ़ने से पहले हमारे पास कौन कौन से जरूरी चीज है जो होना चाहिए कि हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा जा रहा है तो हमारे पास ये चीजें होना चाहिए। वो क्या है, तो हम लिखते हैं सबसे पहला जो टर्म है अपने पास, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसका डेफिनेशन, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे इन मोल्टेन और एक्वस फॉर्म, मतलब पिघला दिया गया या फिर उसको पानी में दे करके हम डिसॉल्व कर दिए, एक्वस फॉर्म में बिकम्स कंडक्टर, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो क्या लिखना है, सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in aqueous or
मोल्टेन फॉर्म, मतलब वो मेल्ट है या फिर एक्वस फॉर्म में है। ये दोनों फॉर्म में अगर हमारे पास है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गया। जैसे हम एक कंटेनर लेते हैं, इसमें पानी रखा जाए, तो वाटर इज अ बैड कंडक्टर, मतलब वाटर तो कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता नहीं है। और अगर मान लेते हैं कि ये वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? अब हम इस वाटर में, ये अपने पास क्या था? वाटर था। इस वाटर में हम थोड़ा सा शुगर दे दिए, शुगर, चीनी दिया जा रहा है, नमक नहीं। तो हम जानते हैं फिर से चीनी क्या है? प्योरली कोवेलेंट कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई आयंस में ब्रेक नहीं होता है। तो चीनी भी क्या करेगा? यहां कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। चीनी की जगह ग्लूकोज दे दिया जाए, वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। यूरिया दे दिया जाए, वो भी इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करेगा? जो आयंस प्रोड्यूस कर रहा था। कंडक्शन, यहां प्रोडक्शन नहीं है, ये भी चीज ध्यान रखना है कि हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना। कंडक्ट करने का मतलब अगर हम इसमें सॉल्ट दे दें, और वो सॉल्ट कौन सा हो? अपना NaCl हो। जैसे ही हम बोल रहे हैं कि NaCl, तो हम जानते हैं NaCl Na प्लस और Cl माइनस में रहता है। अब इस पानी में जाते ही Na प्लस और Cl माइनस, मतलब माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बहुत सारे आयंस जो है वो डिसोसिएट्स हो जाएंगे। तो जैसे आयंस डिसोसिएट हुआ तो इसमें आयन प्रोड्यूस हो गया। अब अगर हम कोई कंडक्टर लगाए करंट आई के साथ, ये हमारा मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, इसमें करंट आ रहा था, और इधर भी एक कंडक्टर लगा दिए, तो ये इसके थ्रू पास होके चला जाएगा। किसके थ्रू? इस सॉल्यूशन के थ्रू। तो अगर इस तरह का काम हो रहा है तो हम ऐसे सब्सटेंसेस को क्या? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो substances which conduct electricity in aqueous or molten form are called electrolyte। तो इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल में किसको लिया जाता है? तो अपने पास जितने भी एसिड्स हैं, all acids are electrolyte। HCl है, H2SO4 है, जितना भी एसिड उठा लो, सब क्या होता है? आयंस में डिसोसिएट होता है। डिसोसिएशन है, यहां पर आयोनाइजेशन नहीं बोलना है। आयोनाइजेशन डिसोसिएशन में थोड़ा बहुत टेक्निकल डिफरेंस है। क्लियर? फिर बेस हो गया, जो भी अपने पास बेस है, ऑल बेसेस आर इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि वो भी आयंस में। एंड ऑल सॉल्ट्स, जितना भी सॉल्ट हो गया, तो ऑल एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइट में काउंट करेंगे। क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आ गया? किसको इलेक्ट्रोलाइट बोला जाएगा? सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट अगर हम बोल रहे हैं तो ये चीज यूज करना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट का टाइप्स है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि अपने पास जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो दो तरह का। पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग किसको बोलेंगे? फिर आएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग के लिए क्या बोला गया ना, कि कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन। और अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है तो क्या? कंप्लीट डिसोसिएशन प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर या अमाउंट ऑफ आयंस एंड हाई कंडक्टेंस। ये भी याद रखना है, हाई कंडक्टेंस। कंडक्टेंस और प्रोडक्शन ये दोनों अलग चीज है, और यहां वो दोनों अलग है भी, बिल्कुल भी सेम नहीं मानना है। यहां से कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा, यहां सिर्फ कंडक्शन का काम होगा। कि मान लेते हैं कोई वायर आ रहा है, कंडक्शन करंट आई, इसमें करंट है, और इस वायर को हम डुबा दिए पानी में इस तरह से। यहां एक कंटेनर रखा हुआ है, इसमें से पानी है, और हम इधर से एक और ऐसा ही वायर ले लिए। तो अगर सिर्फ ये प्योर वाटर रहेगा, सिर्फ प्योर वाटर, तो यहां पर कोई कंडक्शन
नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम इसमें थोड़ा सा नमक दे दिए NaCl, तो NaCl जाते ही क्या करेगा, आयंस में डिसोसिएट हो गया। अब ये आयंस क्या है, इस इलेक्ट्रिसिटी को, अब जो इधर से करंट आ रहा था वो इधर से पार हो जाएगा। इसी तरह इसमें थोड़ा सा एसिड दे दिए, वो भी गुड कंडक्टर, क्योंकि वो आयंस में डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट में पहला कौन सा टाइप आ गया अपने पास, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं क्या, कंप्लीट डिसोसिएशन प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ आयंस। अब ये कंप्लीट डिसोसिएशन क्या वर्ड है उसको देखते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। क्लियर है, तो ध्यान देना। कंप्लीट डिसोसिएशन जैसे हम लेते हैं, एक HCl है और एक CH3COOH है, दोनों अपने पास एसिड है। और हम लोग बहुत बचपन में जब एसिड बेस ये सब पढ़े थे तो ऐसा आया था, क्या आया था थोड़ा याद करना, कि HCl बोला गया था कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, क्योंकि वो मिनरल एसिड है तो स्ट्रॉन्ग है और ये ऑर्गेनिक है तो वीक है। क्या कारण है, क्या ऐसा प्रॉब्लम है कि ये स्ट्रॉन्ग, तो क्या कहा जाता है कि ये जब HCl H+ और Cl- में डिसोसिएट, ये एसीटेट आयन CH3COOH+, एसीटेट आयन प्लस H+ आयन में डिसोसिएट होगा। ठीक है, ये आया। अब इसको स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं, इसको वीक बोल रहे हैं, मतलब ये मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग है, ये ऑर्गेनिक वीक। कारण क्या है वो समझना। अगर मान लो हम इसका एक मॉलिक्यूल लेते हैं, सिर्फ 1 मॉलिक्यूल लिया गया, तो ये जो है ना, पानी में जाते ही एक मॉलिक्यूल से ये एक और ये भी एक मिलेगा। अगर ये 10 लेते हैं तो ये भी 10 और 10। अगर ये 100 लिया गया तो ये भी 100 और ये भी 100, मतलब जाते ही डिसोसिएट, कंप्लीट डिसोसिएशन होना है। लेकिन इसके साथ वो मामला नहीं है। अगर एक मॉलिक्यूल लिए तो हो सकता है वो डिसोसिएट हो ही नहीं, ये कुछ नहीं मिलेगा, ये ऐसे एसोसिएटेड ही रह गया, दिए वही रह गया, नहीं टूटा। हो सकता है 10 भी दिए तो भी नहीं टूटेगा, हो सकता है 100 दिए तो भी नहीं टूटेगा। हो सकता है कि अगर हम इसको 1,00,000 पार्टिकल्स दे दें या 10,000 तक तो नहीं कुछ होता है, 1,00,000 पार्टिकल्स दे दिए, मतलब एसीटेट, ये जो एसिटिक एसिड है वो पानी में कितने मॉलिक्यूल्स हम दे रहे हैं, 1,00,000 मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं। तो हो सकता है कि उसमें से 1 या 2 मॉलिक्यूल्स ही डिसोसिएट हो और वो क्या दे, तो हम इसको कहां ले गए, 1,00,000 पर। तो हो सकता है कि इससे 2 आयन ये और 2 आयन ये आए, जो भी आए, 4 आयन 5 आयन, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। तो इसका डिसोसिएशन इसके कंपैरिजन में क्या है, बहुत कम है। अब अगर हम बोले कि ये 1,00,000 दे रहे हैं और ये अगर 1,00,000 दे, कि ये 100 था, 1000, 10,000, लाख, तो ये भी कितना, लाख पहुंच जाएगा, ये रहा। तो 1,00,000 पार्टिकल्स दिया गया तो ये 1,00,000 H+ और 1,00,000 Cl- आया। लेकिन जब हम ये दिए 1,00,000 मॉलिक्यूल्स, तो इसमें ये दो टोटल 4 आयंस आया, यहां पर 2,00,000 आयंस आया। तो बताओ, जहां ज्यादा नंबर ऑफ आयंस आएगा तो वहां पर कंडक्शन भी ज्यादा, क्योंकि कंडक्शन कौन करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट यहां से वहां कौन ले जाएगा, यही आयंस ले जाएगा। तो ज्यादा नंबर ऑफ आयंस, हाई कंडक्शन होगा। ये मामला भी साफ हो गया, समझ में आ गया कि हम यहां स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये रहा। वैसे स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट को बहुत अच्छे से बताया गया है क्लास 11th आयोनिक इक्विलिब्रियम में। जैसे हम लोग बात करते थे आयोनिक इक्विलिब्रियम, और उसमें एसिड बेस वाला जब कॉन्सेप्ट आता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, तो उसमें स्ट्रॉन्ग क्यों बोला गया, वीक एसिड को वीक क्यों बोला गया, ये वही ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट में एकदम एक्सप्लेन, बहुत अच्छे से समझाया गया है कि ये देखिए, ये स्ट्रॉन्ग है इसलिए स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है इसलिए वीक है। वहां कॉन्जुगेट पेयर्स भी आता है। ठीक है, फिलहाल उतने की जरूरत नहीं है, यहां पर जो जरूरत है हम उसको समझेंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियल डिसोसिएशन बोलेंगे। ठीक है, सो वापस चलते हैं। तो यहां क्या लिखा गया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल फिर क्या हो जाएगा, कौन है जो 100% डिसोसिएट हो रहा होगा, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो जितने भी अपने पास स्ट्रॉन्ग
एसिड है, नाम ही इसीलिए पड़ा है स्ट्रॉन्ग कि इसका डिसोसिएशन कंप्लीट होगा। वैसे ही दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस, जो भी अपने पास स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड ऑल सॉल्ट्स, जितना भी सॉल्ट है ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट पे कभी शक नहीं करना, कोई भी सॉल्ट है वो ऑल आर स्ट्रॉन्ग, वो 100% डिसोसिएट होता ही होता है, बस उसकी सॉलिबिलिटी कम या ज्यादा होती है, कोई ज्यादा घुलता है कोई कम घुलता है। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल दिए, एक मॉलिक्यूल आयंस में आ जाएगा, 10 दिया गया 10 आयंस में आ गया। क्लियर है? तो ये अपने पास क्या टॉपिक था, स्ट्रॉन्ग। तो वीक किसको बोलेंगे? तो जैसे यहां पर ये वीक का एग्जाम्पल था, तो पहले ये पीछे वाले बोर्ड ये जो लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या यहां बोलने वाले हैं, सेकंड है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है उसको पहले लिख लिया जाए। वीक मतलब सेकंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में पार्शियल डिसोसिएशन, और अगर पार्शियल डिसोसिएशन होगा तो प्रोड्यूसिंग स्मॉल नंबर या फिर लो नंबर ऑफ आयंस, और अगर आयंस के नंबर लो होंगे तो एंड लो कंडक्शन भी अपना क्या होगा, लो हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। कि जैसे ही हमारा वीक है पार्शियल डिसोसिएशन होगा, और अगर पार्शियल डिसोसिएशन है तो वो लो कंडक्शन। इसके एग्जाम्पल में तो जो ऐसे ही हम बोले कि ये एग्जाम्पल लिखना है, तो अपने पास वीक एसिड, जितना भी वीक एसिड है मतलब ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फिर क्या, वीक बेस, जितना भी वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, मामला क्लियर है, इसको स्ट्रॉन्ग और इसको वीक बोलना है। ठीक, तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हम लोग समझ गए, फिर अपने पास जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, रिडॉक्स रिएक्शन। जब रिडॉक्स रिएक्शन क्लियर होता है तब फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ज्यादा क्लियर होगा। क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन है ना। तो इस रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग बात करेंगे एकदम लेटेस्ट कॉन्सेप्ट का, एकदम लेटेस्ट मतलब मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जो अपना एक क्लासिकल। पहले तो रिडॉक्स क्या होता था, तो रिडॉक्स हम बोलते हैं ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ अगर हो जाए, तो ये दोनों चीजें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी भी प्रोसेस में अगर एक साथ हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्लास 11 में भी पढ़ना था, अभी भी पढ़ना है, इसको रिड्यूस नहीं किया गया है। तो रिडॉक्स रिएक्शन अगर हम बोल रहे हैं कि क्या है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये दोनों साइमल्टेनियसली हुआ। अब साइमल्टेनियसली, अब ये ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट में 4 पॉइंट बोला गया था, ध्यान देना है, सिर्फ इसको देख लेना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या, ऑक्सीडेशन, और दूसरे साइड हम क्या लिख देते हैं, रिडक्शन। डिटेल में हम लोग बात करेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे, लिखेंगे भी, मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो अगर बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन मतलब हो गया इधर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन में इसी का उल्टा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन।
या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इधर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कोई भी प्रोसेस हो रहा है, कोई भी रिएक्शन या कोई भी सब्सटेंस था, जैसे मैग्नीशियम था, उसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर दिए तो ऑक्सीजन से रिएक्ट जुड़ जाएगा ऑक्सीजन उससे और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। बस यही प्रोसेस कहलाया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन हो गया। इसी का उल्टा कर दिया, उसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम फिर से कुछ प्रोसेस में डाले और मैग्नीशियम अलग और ऑक्सीजन अलग कर दिए, तो अब मैग्नीशियम से क्या अलग हो रहा है? मैग्नीशियम से ऑक्सीजन अलग हो रहा है। फिर यही प्रोसेस क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कोई भी सब्सटेंस है उसमें हाइड्रोजन निकाला जा रहा है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होता है, हम उसको किसी प्रोसेस में दिए और उससे हाइड्रोजन अलग सल्फर अलग, तो सल्फर से कौन अलग हो रहा है? हाइड्रोजन, उसका मतलब सल्फर का यहाँ ऑक्सीडेशन होगा। और अगर हाइड्रोजन ऐड हो गया, वही सल्फर प्लस हाइड्रोजन कर दिए और हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया, तो अब सल्फर से कौन जुड़ रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रिडक्शन। फिर दो कॉन्सेप्ट और क्या था? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये वर्ड आता है। क्या है ये दोनों वर्ड? उसको देखते हैं कि जैसे ही हम बोल रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट और अभी थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ठीक यही चीज इधर माइनस, मतलब रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लास 11 पीरियोडिक टेबल में पढ़े थे, टॉपिक आया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इस सीरीज में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसको? फ्लोरीन को बोला गया था। फ्लोरीन इज द मोस्ट, उसके बाद आया था ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, और इस लिस्ट में एकदम बहुत नीचे आता है क्या? फास्फोरस, इससे भी नीचे हाइड्रोजन। तो ये हमारा क्या बना था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीरीज बना था। तो इस सीरीज में सबसे पावरफुल कौन? ये सब है, इनको हम बोलेंगे बहुत पावरफुल है भाई। ये भी पावरफुल ही मानते हैं, इसको भी पावरफुल ही मानते हैं, लेकिन ये जो नीचे आ रहा है वो सब कम। अब कोई रिएक्शन हुआ, ध्यान देना थोड़ा सा, उसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम लिख रहे हैं हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन N2, तो क्या बनेगा? ये NH3, अमोनिया बन गया। क्या रिडक्शन ऑक्सीडेशन, कहाँ क्या हुआ? तो देखो, हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? काफी ऊपर आ रहा है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तो नीचे है, क्या बोला जाएगा? यहां पर हाइड्रोजन से कौन जुड़ रहा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नाइट्रोजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? इधर ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन जुड़ेगा तभी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे ना, यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ गया। और नाइट्रोजन से क्या जुड़ रहा है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ रहा है, तो एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यही चौथा पॉइंट बनेगा रिडक्शन वाले पार्ट में, प्लस एडिशन, ये जो प्लस माइनस आगे लगा है मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन मान के चल रहा है उसको, तो एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जस्ट ये जो एग्जाम्पल यहां लिखे हैं, इसी एग्जाम्पल में हाइड्रोजन से कौन जुड़ा? तो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन जुड़ा, तो नाइट्रोजन से कौन जुड़ रहा है? ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन के साथ क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ये भी क्लियर है। अब इसमें क्या लिखेंगे? ये और इधर रिमूवल, मतलब सेम ये पॉइंट, जब एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां पर रिमूवल ऑफ ये वाला चीज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इधर क्या लिखा जाएगा? माइनस, मतलब रिमूवल ऑफ दिस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है कि जब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं, क्लास 10 में भी आया था, तो शुरुआत में बच्चे को ये सब समझाया जाता है रिएक्शन के साथ कि देखो बाबू ये इस तरह से हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे,
तब इस वाले कॉन्सेप्ट का उपयोग नहीं करना है। तब हम क्या बताएंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे, यहां तक अपना इंट्रो था कि रिडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है। तो यहां पर ये सब जनरल टर्म्स समझ लिया गया। अब हम लोग समझेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन में क्या, वही ऑक्सीडेशन और इधर रिडक्शन पूरा लिखा गया है। और अब ये साफ से समझेंगे। और वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट मतलब इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कहीं कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कहीं कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। और क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या बाकी जहां भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे ज्यादा उपयोग इसी का होने वाला है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट का। क्या है मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडेशन, तो इसको कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो हम लोग ये भी पढ़े हैं कि मेटल्स, जो भी मेटल है, जैसे मान लिया जाए सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन की है। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और लूज करके क्या बनाता है, Na प्लस बनाता है। मैग्नीशियम अगर लेते हैं Mg12 है एटॉमिक नंबर, 282, लास्ट में दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg2 प्लस बनाता है। तो ये सब पार्टिकल, ये दोनों क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फिर क्या बोला गया ना, यहां थोड़ा सा उल्टा मामला है। क्या उल्टा मामला है कि इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीशीज जो ऑक्सीडेशन में जा रहा है, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। मतलब ये सब क्या है अपने पास, रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी डेफिनेशन भी लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट का। क्लियर है कि मेटल्स के जो एटम थे वो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रखते हैं अपने वैलेंस शेल में, और वो लूज करके ऑक्टेट तक पूरा होना चाहता है। तो लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, लॉस करेगा तो वो किस में आएगा, ऑक्सीडेशन में आएगा। क्लियर है, उसको हम रिड्यूसिंग, किसको, ये इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीशीज को। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, इसको अगले पेज में लिखते हैं। ठीक, इस पेज को हाफ कर लिया जाए। तो टॉपिक है इधर इसी ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में ही है, ये काफी लंबा भी जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसमें क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीशीज आर कॉल्ड reducing agent and undergoes ऑक्सीडेशन। मतलब जिसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसको मान लेना, फिक्स हो गया कि जिसका भी ऑक्सीडेशन हुआ वो क्या कहलाएगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं, ये तो समझ में आ गया। क्या आ गया हमको समझ में कि किसके साथ ऑक्सीडेशन, तो इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहा है उसके साथ ऑक्सीडेशन होगा, जिसके साथ ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। क्या और कोई पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कोई और पार्टिकल है क्या जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हाँ, मेटल्स के अलावा। कौन, जो कभी गेन किया होगा। गेन किया, ये कहने का मतलब मेरा क्या है, जैसे मान लेते हैं NaCl है, तो NaCl कैसे बनता है,
सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है और सोडियम प्लस और Cl माइनस होता है। वापस से इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस में अगर डालें तो सोडियम अलग और प्योर सोडियम, मतलब आयन में अब नहीं तोड़ना है, इलेक्ट्रोलाइसिस में डालकर सोडियम और क्लोरीन को अलग कर देना है अपने नॉर्मल स्टेट, सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस, Cl2 गैस बन गया। ये आयंस नहीं टूटा है, ये अपने नॉर्मल स्टेट में आ चुका है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। तो यहां कैसे हुआ होगा, क्लोरीन माइनस से कहां पहुंच गया अपने जीरो स्टेट में, ये कब होगा, ये तभी होगा जब क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन गेन किया था वो वापस से इसको दे दे, लूज कर दे। मतलब नेगेटिव आयंस भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं अपने नॉर्मल स्टेट, ग्राउंड स्टेट या नेचुरल फॉर्म में जाने के लिए। तो क्या होगा, इधर क्या लिखेंगे यहां पर, Cl माइनस, -1 इलेक्ट्रॉन, क्या बनेगा ये, तो ये बनेगा क्लोरीन Cl2 गैस। सिर्फ Cl नहीं लिखना, सीधा Cl2 गैस लिख देंगे। अब Cl2 गैस है, 2 एटम है, मतलब 2 आयन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये मिल गया। ऑक्सीजन की बात करते हैं, O2 माइनस, -2 इलेक्ट्रॉन, क्या बनेगा ये, ऑक्सीजन, O2 गैस बनेगा। 2 एटम है, मतलब 2 आयन, यहां पर 4 कर दिया जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज। फिर से इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर रहा है, ये दोनों पार्टिकल। तो ये दोनों पार्टिकल यहां क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और इन दोनों के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ गए। तो जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और जो कभी इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। और कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, थोड़ा ध्यान देना, और कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यही जो इलेक्ट्रॉन गेन। और कहीं कुछ हो सकता है क्या, एक थोड़ा सा और देखते हैं क्या है यहाँ पर। फिर से इसको हाफ कर दिए, कुछ कुछ ऐसा रिएक्शन आगे मिलेगा जिसमें कि आयरन 2+ में होगा और ये इलेक्ट्रॉन लूज करके आयरन 3+ बन जाएगा। तो फिर से यहाँ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन इसके साथ हो रहा है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हो गया सॉल्व। तो अगर थोड़ा भी चेंज आया, चेंज किस में, इस चार्ज में, और चार्ज बढ़ रहा है ना। अब यही चीज थोड़ा आगे जब पढ़ेंगे, इसी रिडॉक्स को और मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। तो अभी तो वापस आते हैं, तो ऑक्सीडेशन क्लियर हो गया होगा किस पॉइंट को। रिडक्शन में क्या होगा, अब जैसे ये रिडक्शन बोला जाए, हम बोल रहे हैं क्या, रिडक्शन। तो रिडक्शन में अपने पास होता है, यहां लिख दिया गया था लॉस, वहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन गेन करेगा, तो हम बोल रहे हैं कि नॉन मेटल्स, कोई भी नॉन मेटल उठा लो, फ्लोरीन है, फास्फोरस बन गया, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, ऑक्सीजन का 8। कॉन्फ़िगरेशन अगर करें तो 2 7, इसके लिए 2 6 7 है। ये एक इलेक्ट्रॉन, मतलब +1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और क्या बनेगा, तो हम कहेंगे कि ये F- बनेगा। ये क्या करेगा, +2 इलेक्ट्रॉन, और ये O2- बनेगा। तो फिर से ये दोनों पार्टिकल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, हम कहेंगे इसके साथ रिडक्शन, एंड इलेक्ट्रॉन गेनिंग स्पीशीज आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अंडरगोज रिडक्शन। जैसे इधर हम लोग एक पॉइंट लिखे थे कि ऑक्सीडेशन, ये रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग। तो सेम अगर हम यहां बोले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहां क्या लिखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेनिंग स्पीशीज आर, थोड़ा ज्यादा ही फास्ट हो गया, आर कॉल्ड क्या, यहां रिड्यूसिंग था तो यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड अंडरगोज रिडक्शन। क्लियर। तो रिडक्शन में कौन आता है,
नॉन मेटल्स आते हैं, जो भी नॉन मेटल्स के एटम है उनके लास्ट में 5, 6, 7 ये सब इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है और गेन कर कर ऑक्टेट पूरा कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग। तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग स्पीशीज को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। और ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये ऑक्सीडेशन हो गया। इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले का रिडक्शन, जो रिडक्शन में जाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, फिर इधर एक पॉइंट देखे थे यहाँ पर, ये वाला, इस तरह का एग्जाम्पल कि ये पहले गेन किया था फिर लूज किया नॉर्मल स्टेट। इधर क्या और भी कोई? हाँ, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज किया था, फिर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपने नॉर्मल स्टेट में जाने के लिए। कि जब सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड से क्या बनने का कोशिश करेगा? वापस से जब हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस में डालेंगे तो ये क्या नॉर्मल सोडियम बन जाएगा, प्योर सोडियम बन जाएगा। तो प्योर सोडियम बनने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन, या फिर मैग्नीशियम का भी आया था, मैग्नीशियम 2+, ये फिर से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वापस से मैग्नीशियम सॉलिड प्योर स्टेट में आ जाएगा। तो फिर इन दोनों के साथ क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, एंड जो रिडक्शन में जाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आ गई बात समझ में? कहाँ ऑक्सीडेशन, कहाँ रिडक्शन होना है, किस किस तरह के पार्टिकल के साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो सकता है। फिर यहाँ क्या है अपने पास? आयरन। इसी रिएक्शन को अगर उल्टा कर दे कि हाँ किसी रिएक्शन में आयरन 3+ में था, 3+ में था, और 3 है Fe 3+ में था, और ये 3+ से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और आयरन 2+ में पहुंच गया। तो यहाँ भी क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इज कॉल्ड रिडक्शन। और इसके साथ अगर रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ये O है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। कौन? ये अपना आयरन 3+। तो कितने हम तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये क्लियर हो गया होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये चीज़ थोड़ा अच्छे से याद रखना है। किस चीज़ को? कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जैसे इधर हम लिख चुके हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। कौन है ऑक्सीडाइजिंग? कि जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर? ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहते हैं। अगले लेक्चर में इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने का मतलब क्या? हम लॉस और गेन भी नहीं देखेंगे, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, और हम बता देंगे कौन कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर? तो तब तक के लिए ओके, अगली क्लास में मिलेंगे फिर।